अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एमसीक्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और पहले दो वीडियोस में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 को। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो अगर इसके मुतालिक आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन विच इज़ ट्रू। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमें जो गिवन है वो ये है कि हमारे पास ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का तो हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल होता है। इफ़ वन टू वन correspondence can be established in two sets A and B then it must be true then। अब वन टू वन corresponding का मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट पहले सेट में हैं उतने ही दूसरे सेट में होने चाहिए। तो अगर इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास आ जाए तो वो सेट जो है दोनों क्या होते हैं, इक्विलेंट होते हैं। याद रखना है, इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इक्विलेंट ये लाजमी होते हैं। इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट्स भी एक ही जैसे हों सबके। द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड ओ ऑफ अ आर नंबर आर। अब देखें, नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर तो होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ऑड में क्या होगा आपके पास? +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें माइनस वाले भी होंगे। अब 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो बन सकती है इनके दरमियान, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है तो ये बात गलत है। इस तरह उनका यूनियन भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एन इज इक्विलेंट टू ओ। ठीक है, ये हर एक के लिए एक एक जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसी तरह द सेट एन एंड जी आर। अब एन क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जेड क्या सेट ऑफ इंटीजर है, तो ये इक्विलेंट तो हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एन में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और जी में नेगेटिव भी होते हैं। डिस्जॉइंट भी नहीं हो सकते क्योंकि एन और जी जो है वो उनके अंदर जो, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो दोनों इक्वल हैं ये सेट। और फाइनाइट भी नहीं है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? इक्विलेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एन सबसेट है जी का, ठीक है, जी सबसेट है क्यू का, ये भी ठीक है, और क्यू सबसेट है आर का, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जी सेट ऑफ इंटीजर है, और क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर है, आर सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आर सबसे बड़ा होता है और एन सबसे छोटा। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये सारे के सारे दुरुस्त हैं। इस तरह इफ़ अ सेट एस हैज़ एम एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन एस। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है सबसेट्स का, वो क्या होता है? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर एम एलिमेंट्स एम है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 raised to power एम होगा। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन, अब ए अगर सबसेट है बी का तो बी क्या होगा? फिर सुपर सेट होगा ए का, ठीक है। इसी तरह इनका इंटरसेक्शन खाली कभी भी नहीं होगा क्योंकि ए बी के अंदर लाई कर रहा है, तो कॉमन जो है जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए के इक्वल होगा। इस तरह बी माइनस ए और ए माइनस बी ये भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनमें से एक छोटा एक बड़ा सेट है, ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन भी वो कहता है खाली नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है, बी इज अ सुपर सेट। अच्छा, ये अगर नॉट इक्वल की बात की जाए तो तब ये भी ऑप्शन ठीक है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं होगा। इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ अ सेट एस हैज़ नो प्रॉपर सबसेट देन एस विल बी। अब जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो वो कौन सा होता है? एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। क्यों? एम्प्टी का जो सबसेट होगा
वो भी एम्प्टी ही होगा, और वो इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ अ सेट हैज़ वन प्रॉपर सबसेट ओनली देन एस विल बी सिंगलटन एम्प्टी। एम्प्टी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका कोई प्रॉपर नहीं होता। इनफाइनाइट सेट, इसके बहुत सारे प्रॉपर होते हैं, जो सेट ही ना हो उसका प्रॉपर सेट नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सिंगलटन सेट। इसको देख भी लेते हैं कि अगर आपके पास एस जो है वो ए है तो इसके दो प्रॉपर सेट होंगे, एक फाइव होगा और एक होगा ए। तो ए जो है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, उसका प्रॉपर क्या होगा, सिर्फ एक ही सेट होगा। इफ अ सेट एस हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ। पावर सेट में सारे के सारे सबसेट होते हैं, और हमने देखा है कि सारे के सारे पावर सेट फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर एन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जितने भी सबसेट हैं उनको अगर एक ही सेट में बंद कर दिया जाए तो उस सेट को हम नाम देते हैं किसका, पावर सेट का। इफ एस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन आर्डर ऑफ सेट इज। अब देखें कि आर्डर क्या होता है, जितने किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो उसका आर्डर कहलाते हैं। अगर 5 एलिमेंट है तो उसका आर्डर 5 होगा। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका आर्डर क्या होगा, 0 होगा। द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैज़, कितने एलिमेंट होते हैं पावर सेट में, और वो कौन सा पावर सेट हो, अगर एम्प्टी सेट का हो तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा और वो खुद होगा एम्प्टी सेट, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इफ़ एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एम हो तो देन नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू, तो वो हमने फिर से वही पढ़ा है कि पावर सेट के अंदर तमाम सबसेट होते हैं और तमाम सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर m होता है, यानी कि जितने एलिमेंट होते हैं उसको 2 की पावर में लिख देते हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड। ये हमेशा जो है यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यूनिवर्सल सेट होता है जो अंडर डिस्कशन तमाम सेट्स से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के दरमियान जो रियल नंबर, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल की फॉर्म में। तो ये हमें नहीं पता, ये इन्फिनाइट जो है इसके अंदर होते हैं 1 और 3 के दरमियान। अगर रियल नंबर की बात की जाए तो ये कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, इसका हमें नहीं अंदाज़ा कि कितने इसके अंदर हैं। टेबुलर फॉर्म ऑफ x such that x is a rational number and x is not, x is equal to minus x। तो रैशनल नंबर में ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास 0, क्योंकि 0 और -0 जो है ना ये इक्वल हैं, बाकी कोई भी नंबर अपने माइनस के इक्वल नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे देख लें कि अब इसके अंदर, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट पड़ा है ये वाला, तो ए इस सेट को, इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ये पड़ा है। हाँ, ए इसको कब बिलोंग करता, अगर ये इस तरह लिखा होता ना, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फिर ये बात दुरुस्त थी, ठीक है, लेकिन ये खाली ए है और ये ए का सेट है, तो ये खाली ए के सेट को बिलोंग नहीं करता। समझ लें कि यहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो फिर ये ठीक था। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, अब ये तो ए है, इसको 5 बिलोंग नहीं करता। हाँ, अगर बात की जाए कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, अब ये बात ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ऑप्शन जो है वो सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखें ए यूनियन बी में ए के भी होते हैं और बी के भी होते हैं, दोनों के। तो यहाँ पे जब ये आर वाली अलामत आएगी तो फिर जो है ये हमारे पास ठीक होगा। यहाँ पे एंड वाली अलामत है, ये किसके लिए होता है, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आर वाला साइन आएगा तो ये आपके पास, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक्स
वो तमाम एलिमेंट्स ए और बी के इंटरसेक्शन में आते हैं जो ए में भी हों, और ये देखें ना, ये और की एंड की निशानी है, ठीक है, तो वो बी में भी हों। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो ए हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 21, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब a माइनस बी में आपने याद रखना है, हमने वो तमाम एलिमेंट लेने हैं जो a में तो हों लेकिन b में ना हों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फिर ठीक होगा, तो फिर हम कहेंगे कि सच एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू a एंड नॉट बिलोंग्स टू b। हमने कहा कि वो तमाम एलिमेंट्स a और a माइनस बी में होंगे, a में होंगे और b में नहीं होंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी है। सिमिलरली अगर b माइनस ए की बात की जाए तो फिर वो तमाम एलिमेंट्स जो b में हों और a में ना हों, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इफ़ ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 देन a एंड b आर। देखें जब इनका इंटरसेक्शन 5 है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या है, फिर हम इसको बोलते हैं कि ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और ये जो है ये वाला पोर्शन इनके दरमियान क्या है, कॉमन है। इन सेट बिल्डर फॉर्म ए सी इज रिटर्न एज, ए सी मतलब ए का कंप्लीमेंट, तो ए सी किसके इक्वल होता है, यहाँ से देख लें, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को हम यूज़ करेंगे u माइनस ए। तो इसका मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स जो u में तो हों a में ना हों। तो वो तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे देखें, x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है वो ठीक होगा। 26 है, इफ़ अ सेट consist of those elements of A which are not in B then the set is। देखिए वो तमाम एलिमेंट्स जो A में हों B में ना हो, तो ये भी अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, A माइनस B है। इस तरह let A and B are two non-empty sets and U be the universal set then A माइनस B, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, तो B माइनस ए के इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, U के इक्वल भी नहीं हो सकता, और फाई के इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ए में होगा जो बी में नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन हमारे पास बच जाता है और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर इसको मैं आपको करके दिखाऊं तो बड़ा जल्दी से मैं इसे करूँगा। u जो है मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और a मैं ले लेता हूँ जी 1 3, और b मैं ले लेता हूँ 2 4। अब पहली बात करते हैं कि a माइनस बी ले लेते हैं, तो a 1 3 है, b जो है वो 2 4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो वो क्या है, हमारे पास 1 3 है। ये a माइनस बी का आंसर है, ठीक है। अब जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया उसको देखें, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब a जो है वो हमारे पास है 1 3 इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट b 2 4 है, u 1 2 3 4 है, b कंप्लीमेंट होगा हमारे पास u माइनस b। इसको निकाल लें तो u है हमारे पास 1 2 3 4 माइनस b है 2 4। तो वो तमाम एलिमेंट जो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो वो 1 और 3 है, ये इसका ऑप्शन हो। तो यहाँ पे 1 3 लिखेंगे। अब 1 3 इंटरसेक्शन 1 3 विच इज इक्वल टू 1 3। तो आप लोगों ने देख लिया कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का आंसर सेम है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 28 है कि इफ़ a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि सेट a एंड b आर डिसजॉइंट। अच्छा, ये थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है कि यहाँ पे ये होना चाहिए इफ़ a एंड b इज इक्वल टू 5, ठीक है, तभी ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अगर ये डिसजॉइंट हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर a यूनियन b किसके इक्वल होगा, साफ ज़ाहिर है अगर डिसजॉइंट नहीं है तो a यूनियन b में कितने एलिमेंट होंगे,
तो जितने ए में होंगे वो भी हम सारे लिखेंगे और जो बी में होंगे वो भी सारे लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो फर्स्ट है कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। इसको यहाँ पे आप देख लें ना, ये जो हमने ए और बी लिया था, तो ए था हमारे पास 1 3 और बी था हमारे पास 2 4। अब इसका ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं तो वो बन जाएगा 1 2 3 4। इसमें इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 4 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है। तो हम कह सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो, करेक्ट होगा। अब इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, अब ये बात ठीक है, अगर ये 5 के इक्वल नहीं है मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि सेट क्या ओवरलैपिंग है, तो इनका यूनियन किसके इक्वल होगा, तो इनका यूनियन हमेशा इसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। इसको भी आप इसी तरह के एक एग्जांपल से सॉल्व प्रूव कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे आपने ओवरलैपिंग लेने हैं, डिस्जॉइंट सेट नहीं लेने, यहाँ पे हमने डिस्जॉइंट लिए हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास 30, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन एन ऑफ ए यूनियन बी। देखिए अगर ए बी के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब बी बड़ा सेट, ए छोटा है, तो इसका यूनियन जो है वो बी के इक्वल ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एन बी होगा। इसी तरह अगर बी ए का सबसेट है तो इसके यूनियन का ऑप्शन, यूनियन का आंसर जो है वो बी के इक्वल आएगा, सॉरी 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 यहाँ पे ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, देखे ना, जो यूनियन में हमेशा जो बड़ा होता है ना वही आपका आंसर होता है, और इंटरसेक्शन में जो छोटा होता है वो आंसर होता है। अगर वो कहता है कि इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, यानी कि ये दोनों डिस्जॉइंट हैं, तो फिर इनका जो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे वो खुद ही बता रहा है कि 5 है, उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। फिर तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 0 है, खाली सेट होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन वो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, ये ओवरलैपिंग है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, इसके लिए कोई ख़ास हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसलिए इसे क्या आप टिक कर दें, कांट बी डिटरमिन्ड। इफ़ देखें ना, वो ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ये हम नहीं समझ सकते कि उनमें सिर्फ एक एलिमेंट भी कॉमन हो तब भी वो ओवरलैपिंग है, वो सारे के सारे एक जैसे हो तब भी वो ओवरलैपिंग है, तो इसको जो है कोई गैस नहीं किया जा सकता। इफ़ ए सबसेट है बी का देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब ए सबसेट है बी का तो ए छोटा बी बड़ा, आंसर क्या होगा, वो छोटा सेट होगा, ठीक है। तो ये आप इसको इंटरसेक्शन में छोटा सेट और यूनियन में बड़ा सेट, ये आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बी छोटा ए बड़ा, तो आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, वो छोटा इसका आंसर होगा। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो फिर ओके यहाँ पे कोई है कुछ लिखा हुआ, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता, फ़र्ज़ करें ए माइनस बी, ठीक है, अगर ये होता तो फिर आप देख लें कि अगर डिसजॉइंट होंगे तो ए माइनस बी में से जब दोनों ही डिसजॉइंट हैं तो सारे के सारे ए के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो बी में नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, फिर एन ऑफ ए होगा। इसी तरह बी माइनस ए की अगर बात करते हैं, ये डिसजॉइंट हैं, बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी माइनस ए का आंसर हमने देखा था कि क्या होता है कि वो तमाम एलिमेंट जो बी में हों और ए में ना हो, तो बी में जितने ही होंगे वो सारे के सारे इसका क्या होंगे, आंसर होंगे। ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है एन ऑफ बी होगा। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब ए सबसेट है बी का, इसको थोड़ा सा चलें एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए मैंने ले लिया 1 3 और बी मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या है कि ए सबसेट है हमारा बी का, ओके। अब नंबर ऑफ ए माइनस बी, सबसे पहले मैं ए माइनस बी निकाल लेता हूँ। ए है 1 3
और बी क्या है 1 2 3। अब a माइनस बी का हमने ये कहा कि वो तमाम एलिमेंट जो पहले में हो दूसरे में ना हो। अब पहले में 1 है दूसरे में भी है, इधर 3 है वो भी है, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा फिर 5 होगा। याद रखना है कि अगर a छोटा b बड़ा तो a माइनस बी का आंसर हमेशा 5 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे अगर वो मुझसे पूछता है कि इसके अंदर कितने नंबर होंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ये खाली सेट होगा, इसका आंसर 0 होगा। इसी तरह अगर b छोटा a बड़ा है तो n ऑफ b माइनस a किसके इक्वल होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है इफ b इज अ सबसेट ऑफ a, b a का सबसेट है और a माइनस b जो है वो भी खाली नहीं है, तो फिर n ऑफ a माइनस b, तो अगर खाली नहीं है तो वो किसके इक्वल होगा फिर b सबसेट है a का। ओके देखिए ना, a बड़ा है b छोटा है, तो a माइनस बी साहब ज़ाहिर है उसमें a चूँकि बड़ा है तो उसमें से b निकाल भी लेंगे, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। तो फिर n ऑफ a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा n ऑफ a और माइनस n ऑफ b। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि a आप ले लें, a बड़ा लेना है, इसको ले लेते हैं 1 2 3 और b छोटा लेना है, उसको मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, अब बात है कि a माइनस बी में जो नंबर हैं, अब सबसे पहले a माइनस बी निकालें, 1 2 3 माइनस 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 3 आ गया, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं भाई 2 हैं। अच्छा अगर बात की जाए इसकी तो ये n ऑफ a माइनस n ऑफ b, n ऑफ a का मतलब n के अंदर कितने एलिमेंट, a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं, b के अंदर कितना है 1 है, इसका आंसर भी क्या होगा 2 होगा, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो ठीक ही है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, a यूनियन 5a ठीक है, a इंटरसेक्शन 5 ये भी ठीक है, a माइनस 5a ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज ही ठीक है, ये सारे ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 5 में से a निकाले, मैंने कहा जो छोटा होगा वही आंसर होगा, ये बात ठीक है। a यूनियन a ये ठीक है, a इंटरसेक्शन ये भी ठीक है, a में से a निकाल दें 5 बचेगा, ये भी ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो a यूनियन a, u इज इक्वल टू u, क्योंकि u बड़ा है तो u आंसर आएगा। a में से u निकालें 5, क्योंकि a सबसेट है u का, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, ये मेरे ख्याल में सारे आप देख लें तो ये क्या होगा ऑल ऑफ दीज ठीक होगा। अब नेक्स्ट है इफ़ a यूनियन b इज इक्वल टू a देन a सबसेट है b का। अगर यूनियन a के बराबर है तो इसका मतलब है कि a फिर बड़ा है, मैंने कहा था कि यूनियन जो है हमेशा बड़े सेट के बराबर होती, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिर b सबसेट होगा a का, a बड़ा होगा। डी मॉर्गन लॉ, तो वो होता है a यूनियन b का कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यानी कि जब आप कंप्लीमेंट होल का लेके उसको सेपरेट कंप्लीमेंट लेके सॉल्व करते हैं तो ये यूनियन हो तो इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन बन जाता है। दूसरा लॉ भी इसी तरह 2 लॉ हैं कि इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा यूनियन में, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब भी आप कोई भी नतीजा निकालते हैं वो हमारे पास इंडक्शन होता है। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रोमिसेस बिलीव टू बी ट्रू इज, ये डिडक्शन होता है। ठीक है, कि आप कंक्लूजन कोई ऐसी चीज़ें जिनको सही माना जाता है, ठीक है, तो उनसे अगर आप कोई नताइज निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है डिडक्शन होता है। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। अब विदाउट प्रूफ के जो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है वो होता है पास्चुलेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है डेफिनेशन, पास्चुलेट उसे कहते हैं जो कि विदाउट प्रूफ ही उसको करेक्ट मान लिया जाता है। लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड, तो ऐसी लॉजिक को बोलते हैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक। ठीक है, अरिस्टोटेलियन लॉजिक जिसमें हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। द लॉजिक इन विच देयर इज अ स्कोप ऑफ मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज। अब ये तो 2 अगर पॉसिबिलिटीज हैं ट्रू फॉल्स वाली तो अरिस्टोटेलियन है, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या है नॉन अरिस्टोटेलियन
लॉजिक है। इसी तरह स्टेटमेंट विच कैन बी डिसाइडेड एज टू आर फॉल्स इज, अब ये हमारे पास क्या होती है, प्रोपोजिशन होती है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे बूलियन अलजेब्रा को लेके चलेंगे। आज की वीडियो लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे रोकते हैं।